स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं रिसेंटली हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। तो आज दोनों ही जगह के जो नतीजे हैं वो आने हैं। जहां तक हरियाणा का सवाल है, आप सब जानते होंगे जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस को काफ़ी अच्छी खासी बढ़त है एंड मोस्ट प्रॉब्ली वहां पर कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन असली खेल जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल अगर आप देखोगे तो पूर्ण बहुमत यहां पर किसी भी पार्टी को मिल नहीं रहा है और इसी की वजह से वहां पर काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, कल से यहां पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर, क्योंकि मान लीजिए अगर यहां पर किसी को बहुमत नहीं मिलती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये खबर आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू नॉमिनेट MLAs स्पार्क्स रो अहेड ऑफ पोल रिजल्ट। तो यहां पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आखिरकार जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो किनके द्वारा चुने जाएंगे। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद उनको अपॉइंट करेंगे या फिर जो यहां पर सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में वो यहां पर अपॉइंट करेगी, उनके पास क्या राइट्स होंगे नहीं होंगे। तो हो सकता है कि मान लो अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है जम्मू कश्मीर में, तो उस केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे लीगल पर्सपेक्टिव से, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, जैसे पुडुचेरी वो भी यूनियन टेरिटरी है, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर जो फास्ट ट्रैक बैच है उसको आप ले सकते हो। सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जम्मू कश्मीर का यहां पर जो चुनाव का रिजल्ट है, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो काफी हद तक जो रिजल्ट है वो सामने आ भी गया होगा, लेकिन यहां पर मैं उसके पहले क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एग्जिट पोल का अगर आप नतीजा देखोगे तो इसके आधार पर ज्यादातर एग्जिट पोल का यह कहना है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। लेकिन हां, यहां पर जो अलायंस बनाया गया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है और जो कांग्रेस है, दोनों के बीच में यहां पर जो गठबंधन है उनको करीब 40 से 45 सीट मिल सकती है। अब ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप देखोगे तो टोटल 90 सीट्स हैं, तो यहां पर बहुमत के लिए आपको 46 सीट्स चाहिए होगा। तो मान लीजिए अगर यहां पर कांग्रेस और NC को यहां पर 40 सीट मिलता है, तो अभी भी वो 6 सीट जो है पीछे रहेंगे पूर्ण बहुमत से। और इसी की वजह से यहां पर अब सबकी जो नजर है वो ये है कि जो मनोज सिन्हा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, वो कौन से 5 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि वो किंग मेकर बन जाए। यहां पर जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अब जाहिर सी बात है, अक्सर आपने देखा होगा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो अक्सर उन्हीं को वोट करते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है। अब जैसे कि अगर आप सेंटर में देखो, यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर, लेकिन ज्यादातर केस में आप देखोगे वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो क्योंकि इस समय सेंटर में बीजेपी पावर में है और बीजेपी की सरकार कहती है प्रेसिडेंट को आप इनको नॉमिनेट करिए, वही प्रेसिडेंट करते हैं, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो सरकार के साथ जाते हैं। तो यहां पर अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो मनोज सिन्हा जी है वो पहले बीजेपी में ही थे और सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो यहां पर कई सारे विवाद हो गए हैं कि मान लो अगर मनोज सिन्हा जी 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं तो वो पांचों के पांचों बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो एक तरह से बीजेपी को एडवांटेज हो सकता है। तो इसी की वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो पहले चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे कि यहां पर मेजॉरिटी मार्क कितना हो जाएगा जम्मू कश्मीर असेंबली में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर जो चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में वो 90 सीट्स के ऊपर हुआ है, ठीक है, 90 सीट्स के ऊपर। लेकिन अगर 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को अगर आप जोड़ दीजिए तो यहां पर टोटल सीट्स कितना हो जाता है, 95 सीट्स हो जाता है। तो क्या है कि जो मेजॉरिटी मार्क 46 होना चाहिए, ये एक्चुअली बढ़कर अगर आप देखोगे तो 48 यहां पर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये
ये 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये किसी कानून में लिखा हुआ है क्या? मैं आपको बताता हूं। 2019 में आप सबको याद होगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और आर्टिकल 370 यहां पर हट गया था। तो उस समय एक एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और उसके अंदर देखिए ये लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो लद्दाख है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो यहां पर यह बोला गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो 2 मेंबर को अपॉइंट कर पाएंगे। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो 2 महिला को यहां पर नॉमिनेट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर बदलाव हो गया। 2023 में इस कानून में जो है चेंजेस लाए गए और ये बोला गया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 नहीं बल्कि 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। और ये 5 मेंबर्स कौन होंगे? 2 तो महिलाएं हो गई जो पहले भी था, लेकिन इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित्स हैं तो 2 कश्मीरी पंडित्स को भी यहां पर नॉमिनेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि इस समय जो पीओके है वो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहां से कोई डिस्प्लेस जो पर्सन है जो भारत में रह रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो टोटल 5 मेंबर्स यहां पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए असली मुद्दा ये नहीं है, यहां पर 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे ये तो चलो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि इन 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को एक्चुअल में अपॉइंट करने की पावर किसके पास होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटर में अगर आप देखो राज्यसभा के अंदर जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअली अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, पीएम मोदी के अंडर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो यहां पर सजेस्ट करते हैं नाम और उन्हीं को मुर्मू जी जो है अपॉइंट कर देती हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि जम्मू कश्मीर के केस में जैसे 2 राय हैं। यहां पर एक राय जैसा आप देख सकते हो, फॉर्मर जम्मू कश्मीर के लॉ सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ मीर, उनका यह कहना है कि जो एक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है उसके अकॉर्डिंगली काम करना होगा, लेकिन वो उन्हीं सारी चीजों पर काम करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पावर कानून बनाने की है। मतलब जो भी यहां पर मान लो सरकार बनेगी, उनके अंडर में जो भी पावर होगी जम्मू कश्मीर में, तो वो सारे मुद्दों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार की माननी पड़ेगी। लेकिन इनका यह कहना है कि जो फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं उनका यह कहना है कि नॉमिनेट करने की जो पावर है वो सरकार के अंडर में नहीं आती है, और इसी की वजह से यहां पर डिस्क्रिशन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको चाहें यहां पर नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी राय यहां पर आप देख सकते हो, एक और जो एक्सपर्ट है उनका यह कहना है, उनका साफ साफ कहना है कि देखिए यहां पर यूनिलैटरली लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद से अपॉइंट नहीं कर सकते। ये जो पावर है एक्चुअली वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है, जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर स्टेट लिस्ट है उसमें आती है, और उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी होगी, और अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाना चाहिए। उन्होंने यहां पर डिफरेंस भी बताया, जैसे कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के स्टेटस की और पुडुचेरी, तो पुडुचेरी अगर आप देखोगे तो वो स्टार्टिंग से ही आपका यूनियन टेरिटरी रहा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो पहले राज्य था, वो बाद में यूनियन टेरिटरी बना। तो इसी की वजह से यहां पर जो पावर है वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, ठीक है, कि किसको अपॉइंट करना है 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को। तो ये यहां पर थोड़ा सा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो एक्सपर्ट हैं शारिक रियाज, उन्होंने ये भी कहा कि पुडुचेरी में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो कानून है पुडुचेरी से रिलेटेड, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा पुडुचेरी असेंबली में वो एक्चुअली सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में ये लिखा हुआ है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए? जो चुनी हुई सरकार है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वोटिंग राइट्स को लेकर भी है। मान लो अगर 5 नॉमिनेटेड मेंबर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर भी देते हैं, मान लो एक बार केस में, लेकिन क्या वो 5 मेंबर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, मान लो कोई बिल पास होता है या फिर अगर सरकार बनानी है, तो उसमें भी क्या वो वोट करेंगे कि नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। तो देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है। खैर मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया था पुडुचेरी से रिलेटेड। यहां पर पुडुचेरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और ये देखना था, डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को कि क्या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं क्या उनके पास वही पावर होनी चाहिए पुडुचेरी में जो इलेक्टेड एमएलएस के
पास होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो 1963 का यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली सेम राइट होगा यहाँ पर, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो ट्रस्ट वोट हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, बजट पास करना हो, तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी अपना वोट डाल सकेंगे। तो अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है। देखो ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी इसको सपोर्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। जाहिर सी बात है इस समय सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी यही कहेगी ना कि हाँ देखो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको भी अपॉइंट करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होगा फिर वो बीजेपी के फेवर में वोट करेगा, तो बीजेपी इस चीज को सपोर्ट कर रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे जैसे कांग्रेस हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, जिनका गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोर्ट को ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए। दिस मूव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, सच पावर लाइज सोलली विद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अल्टीमेटली अब देखना होगा। देखो सबसे पहले तो यह है कि आज जो चुनाव का नतीजा है उसमें क्या सामने आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पर कांग्रेस और जो एनसी है, क्या उनको अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है, मान लो 46 सीट या 48 सीट्स आ गया, तब तो वो मैटर नहीं करेगा उतना 5 एमएलए का नॉमिनेशन। लेकिन मान लो अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से कम सीट आती हैं, 40 के आसपास आती हैं, तब यहां पर गेम जो है चेंज हो सकता है। बीजेपी भी यहां पर सरकार बनाने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं, आज तक कभी भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाया है। हाँ, 2014 में आपको याद होगा पीडीपी के साथ मिलकर बनाया था, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी सरकार बनी थी, लेकिन वो गठबंधन में बनी थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो तो जम्मू वाले रीजन में बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन कश्मीर में आज तक कभी एक भी सीट नहीं आई है बीजेपी को। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से ऐसे राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका लोकसभा में सिर्फ एक सीट आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।